आप रात में सोए? सर कर दिया होस्ट। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, स्टार्ट करूं बच्चों? जी सर, आप स्टार्ट कर लें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन को किस तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या कौन सी कॉजेज हैं हाइपरटेंशन की। आज हम वो तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। First of all, I would like to introduce myself. My name is Dr. Vikas. I'm a PhD scholar, and also I'm a USA certified in different pharmacy courses. Right now, I'm working as a principal in Afro-Asian in the Department of Pharmacy, and also working as assistant professor in the Mars Institute of the Health Sciences, Lahore. I'm also working as a clinical pharmacist and a clinical pharmacologist in Fauci Foundation Hospital. First of all, I would like to define the hypertension. What is the hypertension? Hypertension is defined as the two things. First one is the systolic blood pressure, and the second one is the diastolic blood pressure. Normal systolic blood pressure हमेशा आप लोगों का जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपके हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट के वेंट्रिकल डायलेट करते हैं ताकि ब्लड को फिल कर सकें, तो उस टाइम उसे डायसिस्टोलिक कहा जाता है। अगर किसी भी इंसान में जो ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 140 mmHg and the diastolic blood pressure is greater than 90 mmHg हो, तो हम समझते हैं कि ये पेशेंट जो है या ये पर्सन जो है हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए उसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दी जाती हैं। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन हमारे पास मेजॉरिटी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन 95% पेशेंट्स के अंदर ये पाया है। इसकी कोई प्रॉपर कॉज नहीं है, ये जेनेटिकल होता है बाय बर्थ, आपको आपके जीन्स में ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स। एंड द सेकेंडरी हाइपरटेंशन अप्रोक्सीमेटली 5% है, और ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, डिप्रेशन पर, डाइट पर और फिजिकली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। इसका जेनेटिकली कोई भी लिंक नहीं है। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, क्योंकि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया है, और साथ उसे हम लोग आप लोगों के प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। देयर इज अ नो कॉज, इट्स मीन दैट दिस condition this type of the hypertension is linked with the genetical factor, but the secondary hypertension it's linked with the other diseases like renal diseases। रेनल के अंदर पैराकाइमल, वेस्कुलर और अदर, जिसमें नेफ्राइटिस, किडनी स्टोन्स और किडनी कैंसर, लिकोमास और कार्सिनोमा, इस तरह की कोई भी डिजीज रेनल हो सकती है। एंडोक्राइन भी अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, मेस्ट्रोसाइकल हार्मोनल डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन जनरेट हो सकती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ गैस्ट्रेशनल hypertension। Gestational hypertension is that hypertension which is developed under the pregnancy. If pregnancy is completed or complete their process, then this type of the hypertension is resolved। And that's miscellaneous and unknown, जिसमें आप लोगों की डाइट प्लान, आप लोगों की टेंशन, डिप्रेशन, एसोसिएटेड डिजीजेस, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड प्रेशर को हाई करने में। क्लासिफिकेशन, अब हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई किया हुआ है कुछ स्टेजेस के अंदर। जैसे कि इस चार्ट के अंदर आपको बताया जा रहा है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो हम सबका होगा वो 120/80, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 एंड द डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80। तो 120/80 जो ब्लड प्रेशर होगा इट्स कंसीडर एज अ नॉर्मल। अगर कोई पर्सन जो है जिसका ब्लड प्रेशर 120 से 139 and the diastolic blood pressure is 80 to 89,
हम उन्हें प्री हाइपरटेंसिव में कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपनी डाइट प्लान को ठीक करें, अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक करें, या उन्हें कोई और एसोसिएटेड डिजीज है उसको ट्रीटमेंट लें, तो वो पेशेंट जो है हाइपरटेंशन वाली क्लास में मूव नहीं कर पाएंगे और वो बेटर फील करेंगे और स्टेबल रहेंगे। बट अगर कोई पेशेंट प्रेजिस्ट करता है 140/159 एंड 90/99 ब्लड प्रेशर, तो हम उसे कहते हैं ये फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन है, एंड द सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन ग्रेटर देन 160 एंड ग्रेटर देन 100, तो उसे सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 1 ग्रेटर देन 180 एंड ग्रेटर देन 120 या 110, तो उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर कंसीडर किया जाता है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो गया है और देन इमरजेंसी कंडीशन इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। इंसिडेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान हम लोग दोनों को कंसीडर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन मिल रहा है एंड 10% ऑफ द रूरल। 70% जो हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो मेजॉरिटी स्टेज 1 के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, एंड 12% जो है ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन की मजीद स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कंडीशन में पाए जाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? ऑटोमेटिकली एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है ब्लड वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से द फ्लो ऑफ द ब्लड इज इफेक्टेड। दैट्स व्हाई द एडवांस एज यानी कि जीरियाट्रिक पेशेंट जो है उनके अंदर हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेक्स मैन में भी, और वो औरतें जिनमें पोस्ट मेनोपॉजल इफेक्ट्स आए यानी कि उनका मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, तो देन उनके अंदर भी चांसेस है कि उन्हें हाइपरटेंशन हो जाएगा। फैमिली हिस्ट्री जिनमें स्पेशली कार्डिक वेस्कुलर डिजीजेस हो, फिर उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सोशो इकोनॉमिकल जो उनके स्ट्रेस है, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो फ्रूट्स कंजप्शंस, ओबेसिटी, वेट गेन, coexistence, other disorders like diabetes and hyperlipidemia and high intake of the alcohol। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन की डिजीज को या हाइपरटेंशन की कंडीशन को प्रमोट करते हैं, या ये तमाम पेशेंट जो इस कंडीशन से सफर करते हैं उनके अंदर भी हाइपरटेंशन के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। हीमोडायनामिक पैटर्न इन हाइपरटेंशन, अब जो यंग हैं इनके अंदर ब्लड प्रेशर चांस बढ़ने की जो रीजंस हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी प्लस मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल हाई होने से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी ब्लड वेसल्स जो होंगी उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे यंग के अंदर ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। इसका मतलब है जो यंग जनरेशन है उनके अंदर हमें ब्लड प्रेशर लो करने के लिए वो मैकेनिज्म या वो पैटर्न यूज करना पड़ेगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज करवाया जा सके, उसे बॉडी में स्टे ना होने दें। लेकिन जो एल्डर पेशेंट है उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने के चांसेस हैं उनकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि ब्लड वेसल इतनी हार्ड और इतनी सख्त हो जाती हैं कि वहां पे ब्लड का जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं रहता, जिससे प्रेशर अप्लाई होता है उनके ऊपर फ्रिक्शन जनरेट होती है और ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी जो एल्डर पेशेंट है ऑलरेडी उनमें डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई उनके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज रहेगी। ये हम लोग इसको अवॉइड करेंगे टियोलॉजी को। व्हाई टू ट्रीट, हमें हाइपरटेंशन ट्रीट करने की क्यों जरूरत है, क्या रीजन है? अगर किसी इंसान में ब्लड प्रेशर राइज हो भी रहा है तो डजंट मैटर, हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये याद रखिएगा अगर एक इंसान में मसलसल कंटिन्यूसली उसका ब्लड प्रेशर राइज रहता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये तमाम डिजीजेस जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन सिर्फ और सिर्फ हार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ये अदर बॉडी पार्ट जितने हैं लाइक किडनी, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, मसल्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, आपका ब्रेन, इन सब के ऊपर ये इफेक्ट देते हैं। ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन जनरेट कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हाइपरटेंशन जनरेट कर सकती है, हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी यानी ब्रेन की हाइपरटेंशन, सेरिब्रल हेमरेजेस, फिर उसके बाद वो प्रेगनेंसी के अंदर जो है प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, chronic kidney failure, blindness, aortic pneumon and the gangrene of the lower extremities यानी कि legs यानी कि gangrene में बॉडी का पार्ट ब्लैक हो जाता है, हार्ट फेलियर,
लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये एसोसिएटेड डिजीज जो हैं उन्हें जनरेट, तो हार्ट ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के अंदर ये डिजीजेस या ये कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में आ सकती हैं अगर वो अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपर तौर पे ट्रीट नहीं करते। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो एसोसिएटेड डिजीज बहुत ज़्यादा होगी, लाइफ स्पैन कम होता जाएगा और डेथ के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। तो ऑलरेडी ऑर्गन्स वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, ये सब बातें हम डायग्नोसिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत कॉमनली वर्ड बोला जाता है कि ये आपके जो ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर यानी ऐसा किलर जी जो आपको फील भी नहीं होने देगा और आस्ता आस्ता आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को उनकी कैपेसिटी को, उनके फंक्शंस को डिक्रीज करता जाएगा, जिसकी वजह से जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी एक्टिविटीज है, जो उनकी वर्किंग है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। दैट्स वाई इसे हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर होता है तो इससे हेडिक, ठीक है, जैसे ऑक्सीपिटल हेडिक जो है यानी कि आपकी ब्रेन की बैक साइड के ऊपर आपको जो है ना बहुत ज्यादा पेन हुआ करेगी। ठीक है, इसके बाद डिजीनेस बहुत कॉमनली इन पेशेंट्स में रहता है, फटीग, पूरी बॉडी थकी रहती है हर टाइम। एंड द स्वेयर हाइपरटेंशन के अंदर एपिस्टेसिस एंड द ब्लडर वेन। एपिस्टेसिस होता है नाक से खून का बहना, और ब्लडर वेन यानी कि आपको अल्टीमेटली आपकी आईज आपको धुंधला नजर आएगा और आपकी आंख के जो व्हाइट पोर्शन है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं वहां पे रेड कलर की लाइंस यानी कि ब्लड नजर आना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन दैट ब्लड प्रेशर जो है वो उनका राइज हो गया है। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक टेस्ट इसकी नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर कि जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि हमने ब्लड प्रेशर को चेक करवाना है और या इसके लिए ये कोई टेस्ट करवाएंगे। उसके लिए सिंपल आपको ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स जो है स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करके आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है। क्या वो ब्लड प्रेशर सिर्फ उसी टाइम है या उनका 2-3 दिन ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मॉनिटरिंग द ब्लड प्रेशर, तो पेशेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट 5 मिनट्स तक एक चेयर पे बैठा रहे और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करे। उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल उसके हार्ट और पाम जो है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में और एक ही लेवल पर होने चाहिए। देन स्पेग्नोमीटर की मदद से आप लोग ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे और देन फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड करेंगे इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर पाम हार्ट की इक्वल कैसे हो सकती है? नहीं, लेवल इक्वल यानी कि आपने चेयर के ऊपर इस तरह बैठना है कि आपका ये ना हो कि आपका जो हाथ है वो बिल्कुल, जो आपका पाम है हाथ का यानी हैंड जो है वो बिल्कुल आपकी लेग के पास हो, यानी कि आपने उसे हैंग नहीं करना। आपने उसकी डायरेक्शन इस तरह से कि हार्ट के लेवल पर हो, हार्ट के लेवल पर, हार्ट के ऊपर नहीं रखना आपने। जस्ट आपने इसे स्ट्रेट करके अपने बाजू को रखना है और लेवल हार्ट का और आपके पाम का एक जैसा होना चाहिए ताकि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके और ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर, हार्ट के ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही आपकी जो आर्टरी या रेडियल आर्टरी उसके ऊपर भी उतना ही फील हो, ताकि इसे प्रॉपर तौर पे मेजर किया जा सके, क्योंकि हम रेडियल आर्टरी की मदद से ही आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, लेबोरेटरी टेस्ट कुछ है लेकिन ये जनरलाइज टेस्ट है। अगर आप ये कहें कि ये टेस्ट हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए हम करवाएंगे तो ये कंपलसरी, तो ये कंपलसरी नहीं है। जिस तरह डायबिटीज पेशेंट्स के लिए रैंडम ग्लूकोज टेस्ट आपका होता है, उसके अलावा HB1AC टेस्ट है आपका, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। तो ये सारे जनरलाइज टेस्ट हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे इको कहते हैं, और इको जो है इसे हार्ट की अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, ये करवाते हैं। यूरिन टेस्ट करवाते हैं ताकि देखें यूरिन के अंदर तो नहीं ब्लड आना शुरू हो गया, क्योंकि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके यूरिन के अंदर जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेजर किया जाएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है वो पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं जब उनका बहुत ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में आना शुरू हो जाए तो उनका ब्लड थिक हो जाता है, जिससे हार्ट लोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हार्ट लोड बढ़ने की वजह से उनके अंदर ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट का, लाइक स्पेशली सीरम पोटेशियम का जरूर करवाते हैं।
पोटेशियम क्यों करवाया जाता है? पोटेशियम इसलिए हम लोग सीरम इलेक्ट्रोलाइट में चेक करते हैं क्योंकि इट्स रेगुलेट द हार्ट बीट। ये हार्ट बीट जो होती है उससे रेगुलेट ना, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्रिएटिनिन है सल्फर आपकी कैल्शियम के लेवल को भी आपके लिपिड प्रोफाइल आप लोग टेस्ट करवाएंगे ताकि आप ये कर सके उसकी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन लेवल क्या है, क्योंकि अल्टीमेट में रिलीज है आप डिपॉजिट नैरो कर जिससे लाइमेट होता है और ब्लड प्रेशर या इस्कीमिक आर्टरी डिजीज की बीमारी जो है वो जनरेट होती है। हाउ टू ट्रीट, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट करने का हमारे पास क्या पैटर्न है, क्या मैकेनिज्म है। तो हमारे पास कुछ गोल्स हैं। गोल ऑफ द थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड हमारे पास एक हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं एंड फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। द फर्स्ट वन इज अ गोल। तो गोल हमारे पास ये है कि हम लोगों ने रिड्यूस करना है कार्डिक एंड रेनल मॉर्बिलिटी एंड मोर्टिलिटी यानी डिजीज रेट एंड द सेकंड वन इज अ डेथ रेट। अगर वो पेशेंट किसी डिजीज से, रेनल डिजीज या हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है यानी उससे वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो देन हमें उस डिजीज को पहले ट्रीट करना है ताकि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। अगर हम ब्लड प्रेशर ठीक करने के चक्कर में उन डिजीजेस को अवॉइड करेंगे या उन डिजीजेस का प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो डिजीज फर्दर जो है स्वेयर लेवल की तरफ मूव करेगी और वो और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करेगी। ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर लाइक 140/90 एंड द 130/80 पेशेंट को स्पेशली विद डायबिटिक एंड क्रोनिक किडनी डिजीज उनको ब्लड प्रेशर के साथ साथ उनके डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज को भी ट्रीट करना हमारे गोल के अंदर है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, द फर्स्ट वन इज आप लोग डाइट देंगे। डाइट जो है ADASH डाइट्स यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर जो फैट की क्वांटिटी है वो मिनिमाइज हो और द सेकंड वन इज अ सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो। अगर हम ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा, हार्ट डिजीज के चांसेस ब्राइट रहते हैं। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइजेस कंफर्म, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, लूज वेट करेंगे अगर वो ओबीज हैं और मेजॉरिटी हाइपरटेंशन के चांसेस ओबीज पेशेंट में ही होते हैं। रिड्यूस सॉल्ट्स करेंगे एंड द हाई फैट डाइट्स, इन दोनों को चीजों को रिड्यूस करेंगे। सॉल्ट को रिड्यूस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्ट आपकी बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा वाटर स्टे करेगा जिसकी वजह से बॉडी में एडीमा के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से इन चीजों का कम का इस्तेमाल करना है। अवॉइड हार्मफुल हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड द जंक फूड्स, इन सब चीजों को अवॉइड करें ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपकी बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट फैट है वो अल्टीमेटली वहां के एडिपोज टिश्यू से रिलीज होकर आपकी बॉडी में आए और वहां पे मेटाबोलाइज हो और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करके थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आप देखेंगे? द फर्स्ट वन इज अ वेट लॉस, आपने वेट लॉस करवाना है। सेकंड वन इज अ फिजिकल एक्टिविटीज यानी लाइक एक्सरसाइजेस वगैरह आपने इंक्रीज करवा देनी है। सॉल्ट का जो इनटेक है वो कम करना है। ओके जी, अगर आप ये कहते हैं कि सर मेरे फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं उन्हें हाइपरटेंशन है और वो सॉल्ट अवॉइड नहीं कर सकते, वो कहते हैं सॉल्ट इज कंपल्सरी एंड सॉल्ट इज आवर लाइफ, तो विदाउट सॉल्ट वी कांट सर्वाइव, तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? पोटेशियम सॉल्ट। पोटेशियम सॉल्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। पोटेशियम सॉल्ट के नाम से ही है, वो ब्लू कलर की बॉटल होती है। टेस्ट वाइज इज सिमिलर लाइक टेबल सॉल्ट, तो आप लोग ये प्रेफर कर सकते हैं। तो इससे उनका, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा एंड द चांसेस ऑफ द हाइपरटेंशन इज मिनिमाइज, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द सॉल्ट इज प्रेफर्ड। स्टॉप स्मोकिंग कम से कम and the limited intake of the food rich with the fat and the cholesterol, increase consumption of the fruit and vegetables। hypertensive patient जो है वो क्यों बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करेगा? क्योंकि इनमें मौजूद होते हैं फाइबर्स और फाइबर्स जो हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वाटर को सक करते हैं और स्वेल करते हैं जिससे the chance of the constipation is reduced, तो कम से कम चांसेस होते हैं constipation के। and the limited intake of the alcohol definitely। lifestyle modifications के अंदर
ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस किया गया हुआ, which is not important for you. And the very important portion is a drug therapy of our hypertensive patient. Hypertensive patient के लिए कौन कौन सी drug therapies हैं? तो डायूरेटिक की क्लास है, और डायूरेटिक्स में से one of the most famous drug is the हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड. एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को आजकल सिंगल यानी मोनोथेरेपी में नहीं रिकमेंड किया जाता. इट्स ऑलवेज बी गिवन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर ड्रग. तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दिया जाता है. बीटा ब्लॉकर्स में अटीनोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन है, अल्फा ब्लॉकर्स में पैराजोसिन, एसी इनहिबिट में रेम्पिप्रिल है, जिस्ट्राप्रिल है, काफिप्रिल है, एंड द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसर्टान. आप लोगों को एक एक एग्जांपल इसलिए बताई गई है क्योंकि दिस एग्जांपल इज द बेस्ट. पूरी क्लास में से ये एग्जांपल बेस्ट है एंड इट्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, और ये इजी कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है. आगे इनकी डोजेज है. इनिशियल डोजेज, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, इनिशियल डोजेज एंड द यूजुअल मेंटेनेंस डोजेज आर द सेम. और ए ओडी लिखा हुआ है इन सब के आखिर में, जैसे कि डायूरेटिक थायाजाइड फ्लोरोडायूरेटिक्स के आगे लिखा हुआ है 12.5 एंड 25. तो ये 12.5 में भी अवेलेबल है एंड 25 में भी अवेलेबल है. ओडी देनी है. ओडी मींस वंस अ डे आपने इन्हें प्रिस्क्राइब करना है. ब्लड प्रेशर की जितनी भी मेडिसिन हैं ये वंस अ डे ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं. डायूरेटिक्स क्या है? तो डायूरेटिक्स एक हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, और ये एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे. आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम एंड द सेकंड वन इज अ कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं. इसके अलावा ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करते हैं, और जितने एल्डर पेशेंट्स हैं यानी बूढ़े पेशेंट्स हैं, जेट्राटिक पेशेंट्स हैं, उन सब के अंदर डायूरेटिक्स को प्रेफर किया जाता है. साइड इफेक्ट्स में, क्योंकि डायूरेटिक्स की क्लास का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इट्स डिस्टर्ब द इलेक्ट्रोलाइट, like hypocalcemia, hyponatremia, hyperlipidemia, hyperuricemia, hyperglycemia. तो ये बेसिकली जो है ना आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को ही इम्बैलेंस कर रहे होते हैं. बीटा ब्लॉकर जिस भी ड्रग के आखिर पे लोल का वर्ड होगा, दे आर कंसीडर्ड एज अ बीटा ब्लॉकर्स लाइक अटीनोलोल, मेटोप्रोलोल एंड द नेबिवोलोल. ठीक है. Basically its act on a heart, and heart contain a beta 1 receptors. It's block the beta 1 receptors and inhibit the release of the renin. We also decrease the rate and force of contraction of the heart, thus it reduce the cardiac output. और वो पेशेंट जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर करते हैं उनके लिए भी डायूरेटिक्स बेस्ट क्लास प्रेफरेंस पे दी जाती है. साइड इफेक्ट इस क्लास के क्या है कि अगर आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इम्पोटेंसी, जिसे हम लोग नामर्दी बोलते हैं, उसकी तरफ ले जाती है. तो सेक्सुअली आप लोगों को डिस्टर्ब करती है बीटा ब्लॉकर्स. ब्रेडिकार्डिया, लिथार्जी, नॉट सेफ इन पेशेंट विद द को एग्जिस्टिंग अस्थमा एंड डायबिटीज. तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है. एक पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव है और साथ उसको डायबिटीज या फिर अस्थमा है, उस पेशेंट को आप कभी भी बीटा ब्लॉकर्स रिकमेंड नहीं करेंगे. ठीक है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की फेमस ड्रग है अम्लोडिपिन, और ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो आपकी वेजोडाइलेशन होती है, जब वेजोडाइलेशन होती है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल. देन हम लोग इनको जो है जेड्राटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो पेशेंट जिन्हें अस्थमा हो उनको भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिकमेंड किए जा सकते हैं. इसके साइड इफेक्ट में फ्लशिंग, चेहरे पे बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, हेडेक एंड द पैडल एडिमा, यानी पाँव और पिनिया और पाँव के अंदर जो है ना एडिमा के चांसेस होते हैं. एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो रीमीप्रिम, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, ये सब एसी इनहिबिटर्स हैं, और ये आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 को फॉर्मेशन को ब्लॉक करती हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो इस फॉर्मेशन पर वो स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है. एंजियोटेंसिन 2 जहां पर भी जाके कनेक्ट करेगी वहां की ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी, जिससे ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है. तो बेसिकली ये ड्रग्स जो रहती हैं उसे ब्लॉक कर देती हैं. ठीक है. डायबिटीज मेलाइटस और हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी उनके अंदर बेस्ट ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है. साइड इफेक्ट में ड्राई कफ है, हाइपरटेंशन है, एंजियोडीमा है.
सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो है ड्राई कफ। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ड्राई कफ होगी तो आपने एक चीज याद रखनी है, आपने कभी भी ये जो ड्रग है उसे रिकमेंड नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट ड्राई कफ से सफर कर रहा है, तो देन आप एसी इनहिबिटर से रिकमेंड नहीं करेंगे। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये आप इसकी जो एग्जांपल है वो लो सर्टान, जिस भी ड्रग के आगे पे सर्टान का वर्ड होगा तो आपने समझ जाना है इज अ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ब्लॉक करेंगे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स को और इनहिबिट करेंगे एंजियोटेंसिन 2 के मैकेनिज्म्स को। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जिन पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो उनको इसी क्लास की ड्रग को प्रेफर किया जाता है। ये बहुत ज्यादा सेफर है एसी इनहिबिटर से ज्यादा, और हाइपरटेंशन का एक साइड इफेक्ट है लेकिन वो बहुत कम आता है। अल्फा ब्लॉकर के अंदर आ जाएगी पैराजोसिन। ये अल्फा ब्लॉकर्स हैं, जैसे ये अल्फा सेल्स विच इज प्रेजेंट ऑन योर ब्लड वेसल्स उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो ब्लड सेल्स आर ब्लॉक, जिसकी वजह से वो वेजोडाइलेशन करती है। वेजोडाइलेशन से उनकी पेरिफेरल तो उनकी इंसुलिन और लिपिड्स के ऊपर बड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बीपीएच लिखा हुआ है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ये मर्दों में एक बीमारी होती है जिसमें प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट वो ग्लैंड है जो कि आदमियों में यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है, फीमेल में ये ग्लैंड अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से फीमेल को ये बीमारी नहीं होती। तो अगर किसी इंसान को, स्पेशली मेल को, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की वजह से ब्लड प्रेशर उनका राइज हो रहा है, तो वो जो है ये इस क्लास की ड्रग को यानी अल्फा ब्लॉकर को प्रेफर करेंगे। इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है विच इज द पोस्टुरल हाइपरटेंशन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो दोबारा चीजें रिपीट हो रही हैं। एल्गोरिथम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट, तो हमारे पास एक पैटर्न है, जरा से देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हमने उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से भी उस बंदे का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, जो कि 140/90 ही है, ठीक है, फिर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि उसको डायबिटीज है या क्रोनिक किडनी डिजीज है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे सब। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी, सॉरी बच्चों, सेकेंडली इनिशियल ड्रग चॉइस में हमारे पास दो कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज अ विदाउट कंपेलिंग इंडिकेशन, और वो विद कंपेलिंग इंडिकेशंस में है, तो हम लोग विदाउट वाली पहले करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको या तो आप मेंशन किया हुआ थायराइड डायूरेटिक्स जो है मोस्टली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अगर उनके साथ उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो देन एसी इनहिबिटर्स और हर तक जितने भी आपने अभी तक सारे पढ़े हैं सारे के सारे रिकमेंड किए जा सकते हैं। स्टेज 2 के अंदर भी सारे रिकमेंड किए जा सकते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि वो पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है या अस्थमेटिक तो नहीं है या इसके अलावा से हार्ट की कोई डिजीज तो नहीं है। तो बकाया जितनी भी आपने ड्रग सारी देखी हैं ये सारी की सारी आपने प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रेफरेंस ड्रग्स हैं, क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए और कब नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इस चार्ट को थोड़ा देखते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है और साथ उसे अस्थमा है तो देन हम लोग प्रेफर ड्रग करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को अगर ये उसे सूट नहीं करती तो अदर ड्रग्स में अल्फा एंजियोटेंसिन 2 डायूरेटिक्स और एसी इनहिबिटर्स उन्हें प्रेफर किया जा सकता है। पर बीटा ब्लॉकर्स कभी भी उन्हें प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि बीटा ब्लॉकर उनकी बॉडी के अंदर अस्थमा की कंडीशन को और प्रमोट करते हैं। अगर एक पेशेंट डायबिटिक है तो उसके अंदर जो है अल्फा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स सब रिकमेंड कर सकते हैं। उनके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दिया जा सकता है, बट डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स आप कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के अंदर अल्फा ब्लॉकर्स रिकमेंडेड हैं और बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स नहीं दिए जा सकते। वो पेशेंट जो एल्डर एज के हैं जिनकी एज 60+ है उनके अंदर कैल्शियम चैनल और डायूरेटिक्स प्रेफरेबल है और कोई ड्रग ऐसी नहीं जो अवॉइड की जा सके। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के अंदर अल्फा बहुत फेमस ड्रग है, वो यूज करनी है और अवॉइड ड्रग का कोई पैटर्न नहीं है। ओके, अगर आपके पास कोई कंडीशन प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है तो उसके अंदर लाबिटोलोल, निफिडिपिन, मिथाइल डोपा। बच्चों में वैसे आपको ये दो ड्रग्स याद रखते हैं, लाबिटोलोल एंड मिथाइल डोपा, ये दो ड्रग हैं प्रेफरेंस पे रहती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए।
कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज अगर किसी को है ब्लड प्रेशर के साथ, तो बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स एंड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर उन्हें रिकमेंड किया जा सकता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के जितने भी पेशेंट्स होंगे तो उनके अंदर आप एसी इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर अपने रिकमेंड कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप एक्सेसिव सोडियम इनटेक से रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है हाइपरटेंशन की। इनएडिक्वेट डायरेटिक थेरेपी, यानी डायरेटिक्स की थेरेपी का कोई पैटर्न ही नहीं है, जब दिल किया खा रही है, जब दिल किया नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी। मेडिकेशन जो है लाइक आप प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हो उसकी, ड्रग एनसेड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप कर रहे हो, आप लोग नशे की मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ओवर द काउंटर हर्बल मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर्बल जैसे स्पेसिफिकली एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, और उसके अलावा मॉडिफाइडिंग कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन, ये तमाम चीजें जो है रेजिस्टेंट डेवलप करती हैं हाइपरटेंशन की। घर में आप कौन कौन से जो मैसेज जो है हम मैं को दे सकता हूँ घर में, मेजरली ये है कि हाइपरटेंशन बहुत डेंजर डिजीज है, इससे डेथ रेट और डिजीज रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली जो है हमें ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्ली डायग्नोस करवाएं कि हमें किस टाइप का हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन को डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत आसान है। ठीक है, आपका काम है, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, आप लोगों ने प्रॉपर उनकी मेडिकेशंस करनी है, और मेडिकेशन भी उनको ओडी जानी है। उसके अलावा वो एक्सरसाइज अपनी करें, डाइट वगैरह अच्छी रखें, तो उन्हें कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा। एनी क्वेश्चन? आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया हाइपरटेंशन से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें हम मुझसे। सर ये ब्लाइंडनेस का बता दें, हाइपरटेंशन से ब्लाइंडनेस। बच्चे हाइपरटेंशन से ब्लाइंडनेस इस तरह होती है कि जैसे देखें, हाइपरटेंशन अब आपके हार्ट की वजह से है, तो आपकी आर्टरीज जो है उनका रास्ता नैरो हो गया है। यहाँ पे चलें जी, अब ब्लाइंडनेस में आईज के अंदर जो है ना इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। आई के दो चैम्बर होते हैं, एक इंटीरियर चैम्बर होता है, एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है। आपके इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो है वो विट्रस ह्यूमर होता है, और आपके जो पोस्टीरियर चैम्बर है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है। नहीं, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी बच्चों। इंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर है, और जो आपका बैक साइड का चैम्बर होता है उसमें विट्रस ह्यूमर होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर राइज होता है, आपकी आंख के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है, जो कि आपके इंटीरियर चैम्बर यानी आई के फ्रंट साइड पर अवेलेबल है, उसका प्रेशर राइज हो जाता है। जब वो प्रेशर राइज होता है तो वो आंख के विट्रस ह्यूमर पे प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे रेटिना पे प्रेशर अप्लाई होता है। रेटिना डैमेज होता है, जिससे नर्व ऑप्टिकल डैमेज होती है और ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है। सिलरी मसल अपनी जगह से मूव करते हैं, लेंस को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली कंडीशन कंटिन्यूसली रहे और उसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो फिर ब्लाइंडनेस हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है। जी सर एक क्वेश्चन है, which systems of the body are affected by hypertension? समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन की, कि दोबारा रिपीट करो। Which systems of the body are affected by hypertension? Eye, kidney, especially the kidney, eye and heart. All right. Sir एक और क्वेश्चन है, does diet have a role in preventing hypertension? Yes, diet plays a very important role for preventing the hypertension. You can't say that preventing, just treating the hypertension, because hypertension is not a curable disease. It's a it's a treatable disease, and because in this disease your body organs are damaged, that's why you are not curable. So that diet is play very important role, especially the salts. So you should be avoid the sodium chloride. Always given the patient is a potassium chloride which is available in the market. It's good and healthy for patient. सर बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो एसिम्पटोमेटिक होते हैं, तो क्या ये बात ठीक है? 100% like me. I'm one of the biggest example is that I'm asymptomatically, because my mother and father both are hypertensive. That's why genetically मेरे अंदर भी hypertension के chances हैं, but sometime मैं मेरे सर में हेडेक होता है, देन मैं चेक करता हूँ ब्लड, मेरा ब्लड भी आया होता है, बट मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि मेरा ब्लड है।
अल्टीमेटली फिर मैं समटाइम अपने आप को डाइट, वाटर इनटेक एंड एक्सरसाइजेस, डिफरेंट पैटर्न से अपने आप को स्टेबलाइज करता हूँ। बट समटाइम कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन, कोई और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। समटाइम कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज का इस्तेमाल कर लिया, देन उसे स्टेबल करने के लिए मैं कभी कभार जो है वो मेडिसिन लेता हूँ। बट आई एम नॉट, right now I'm a pre-hypertensive. I'm not in first stage 1 and stage 2. I'm a pre-hypertensive. मे बी शायद मेरे मदर और फादर की वजह से मेरी बॉडी हाइपरटेंसिव शायद उसमें ज्यादा हो गया, जो हो सकता है कि मेरे लिए नॉर्मल हो। एक और चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं, जैसे जैसे एज गुजरती है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं जेड्रियाटिक, उनका ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं रहता, उनका 130/90 या इस तरह, या 140/90 पे आ जाता है। वो उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इंटरनल बॉडी जो है वो हार्ड और स्टिफ होना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, what is the most common reason for patients not taking anti-hypertensive medication? के सवाल में आपने ये पूछा ना कि रीजन है कि लोग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं लेते। आई थिंक सो यही जी पूछा है। सर, यही पूछा बच्चे जी। उन प्रॉपरली डायग्नोज नहीं था, जस्ट अगर डायग्नोज हो जाए तो वो मेडिसिन लेते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो अपनी, क्योंकि हाइपरटेंसिव जो है इज अ साइलेंट किलर, इसके रैपिडली कोई एडवर्स इफेक्ट नजर नहीं आते। जैसे डायबिटीज के अंदर बॉडी शेक करना शुरू हो जाती है, शुगर हाई हो या कम हो, दोनों कंडीशन में आप फेंट हो सकते हो, आपका दिल घबराएगा, शुरू हो जाएगी। इस तरह के कोई एडवर्स इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहे होते। ये आस्ते आस्ते को डैमेज करती है, दैट्स वाई लोग इसकी मेडिसिन अवॉइड करते हैं। लेकिन जब प्रॉपर वो डायग्नोज करवाएं, प्रॉपर वो अपनी मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है, घर वाले भी उसे फॉलो करें, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन वही बात है, ये साइलेंट किलर है, दैट्स व्हाई लोग इसको इतना फोकस नहीं करते और अवॉइड कर देते हैं। और फिर वो सडनली अटैक होगा, किडनी एक्सपायर हो गई है, ब्लाइंडनेस हो गई है, या हार्ट अटैक हुआ होगी, फील होता है। एनी क्वेश्चन? तो सर, जिनका मतलब रूटीन में ही ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंसिव होते हैं वो, तो उनको लाइफस्टाइल में किस तरह से मॉडिफिकेशन अपनी डाइट में लेकर आनी चाहिए? बच्चे फाइबर्स का, यानी वेजिटेबल्स का, सैलड्स का, इसका इस्तेमाल ज्यादा, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, और जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, और डेफिनेटली हाफ एन आवर एक्सरसाइज जरूर करें। जिम जा सकते हैं तो में जिम नहीं कर सकते तो वॉक कर लें, वॉक नहीं कर सकते तो घर के अंदर कार्डियो एक्सरसाइजेस कर लें। एक ही जगह पे खड़े होकर जंपिंग करनी है, हाई हाई जंपिंग करनी है, वो प्लैंक्स लगाने हैं या स्क्वाट करने हैं, तो वो उससे भी उनकी है ना एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिट रहते हैं। और कोई सवाल तो वो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन बच्चों? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ लें। आई थिंक सो अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। जी सर, वाइंड अप हो गए सबके क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, वाइंड अप कर लो फिर बच्चे से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाल कर हमें इतना सीरियस टॉपिक के बारे में गाइड किया। मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।